Hello, my dear friends. How are you? I hope you are fine. Welcome to my channel, Law Scholar Legal Issues. I am Advocate Vanita. I am presenting here again with another important topic that is relating to live-in relationship. देखिए, लिव इन रिलेशनशिप हिंदू मैरिज एक्ट का कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं है जो हिंदू मैरिज एक्ट में दिया हुआ है और मैं उसको आपसे डिस्कस कर रही हूँ। इसको डिस्कस करने का मेरा एक मकसद ये है कि लिव इन रिलेशनशिप जो है मौजूदा टाइम में काफी एक कंट्रोवर्शियल समझ लीजिए, आप काफी करंट इश्यू समझ लीजिए कि जो हमेशा ही विवादों में रहता ही है। और ये इसलिए करना भी इंपॉर्टेंट है कि हमें जो बेसिक कंसेप्ट है लिव इन रिलेशनशिप का वो हमें पता होना चाहिए। एग्जाम में बाय चांस ऐसे लिखना आ जाए या मान लो इससे रिगार्डिंग कोर्ट के जो जजमेंट्स हैं बार बार कोर्ट द्वारा प्रोनाउंस किए जाते हैं, अगर वो जजमेंट्स पूछ लिए जाएं तो वो आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि जब हम किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या हम किसी भी फील्ड में क्यों ना हो, चाहे हम टीचर हो, चाहे हम एडवोकेट हो, चाहे हम किसी भी फील्ड में हो, जिस भी फील्ड में है उस फील्ड के हर एक कंसेप्ट से रिलेटेड हमारे पास पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, पूरी नॉलेज होनी चाहिए। इन फ्यूचर व्हेन यू आर इन डिबेट, अगर डिबेट में आप डिस्कस करो तो आप किसी भी पॉइंट पर अटको मत। वो अलग बात है कि हम किस मकसद के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो हमारा एक अलग मोटो होता है लाइफ का, हमारा एक एम होता है, दैट्स अ डिफरेंट एस्पेक्ट। बट द अदर एस्पेक्ट दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, टू नो एवरीथिंग, एवरीथिंग नहीं, टू नो इंपॉर्टेंट थिंग्स। एवरीथिंग तो देखो किसी को ही पता नहीं है, कोई कितना बड़ा ज्ञानी क्यों ना है, पीएचडी होल्डर क्यों ना है, उसको भी हर चीज का ज्ञान नहीं होगा, चाहे वो 20 सालों से टीच कर रहा है, फिर भी नॉलेज इतनी वास्ट है उसका कंसेप्ट। अब हर किसी के पास ये कह दे कि मुझे पूरी नॉलेज है, मैं इसमें एक्सपर्ट हूँ, एक्सपर्ट कोई नहीं है। हर रोज हम हर एक कदम पर नया कुछ सीखते रहते हैं। हम एक मान लो हम 40 साल की उम्र में पहुंच गए, हम 5 साल के बच्चे से भी सीख सकते हैं, हम किसी जानवर से भी सीख सकते हैं। कोई ऐसा जैसे मकड़ी है, वो नीचे से गिर गिर के ऊपर चलती है, जाल बनाती है, गिरती रहती है, जाल बनाती है, और वो अपने मकसद में पूरा यानी कि उस एम तक पहुंच जाती है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में लगी रहती है। तो हम उससे भी सीखते हैं कि ट्राई अगेन, कि बार बार आप अभ्यास करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, आप सक्सेसफुल जरूर होंगे। चलिए आज का कंसेप्ट देखते हैं क्या है। मेरी कोशिश है मैं इसे फास्टली करवाऊंगी क्योंकि हमारे पास टाइम कम बन रहा है और मैंने जो क्रैश कोर्स के कंसेप्ट में इसको करवा रही हूँ तो मैं इससे डिटेल में इतना डीपली नहीं करवाऊंगी, लेकिन फिर भी मैंने अपने लेवल पे नोट्स आपको दिए हैं कि अगर मान लो एग्जाम में अगर आ जाता है लिव इन रिलेशनशिप पे, या आप कहीं भी कोई भी ऐसा मान लो ऐसे वगैरह लिखते हो तो आपको इसके बारे में आइडिया होना चाहिए। लिव इन रिलेशनशिप अगर एक्चुअली हम समझे तो क्या है कि लड़का लड़की बिना शादी के साथ रहते हैं, उसे लिव इन रिलेशनशिप कहते हैं। बट इन द लीगल सेंस इट हैज सम डिफरेंट मीनिंग। लीगल सेंस में क्या कहा गया है कि लीगल सेंस लिव इन रिलेशनशिप एज एन अरेंजमेंट ऑफ लिविंग अंडर विच द कपल विच आर अनमैरिड लिव टुगेदर। लीगल सेंस में आप ये कह सकते हो कि कोई भी एक ऐसा अरेंजमेंट है, एक व्यवस्था बनी हुई है लिविंग अंडर विच, जिसमें क्या है कपल्स अनमैरिड है और साथ रहते हैं, टू कंडक्ट लॉन्ग गोइंग रिलेशनशिप, यानी कि जो लॉन्ग गोइंग रिलेशनशिप होगा उसे आप लिव इन रिलेशनशिप कहोगे। बड़े बड़े शहरों में क्या है कि अगर हाउस रेंट पे रहना है ना, आपको रूम लेना है, पीजी लेना है या सेपरेट रूम लेना है, तो उसके लिए क्या है कि वो मैरिड कपल को जो है रूम वगैरह देते हैं। तो उस मामले क्या है कि लड़का लड़के साथ रहने की बात करते हैं कि हम साथ रह रहे हैं और मैरिड की तरह ही रह रहे हैं तो हमें जो रूम मिल जाए, तो उस मकसद से भी क्या है लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहने लग जाते हैं। लेकिन वो एक अलग इशू है जो कोर्ट के लिहाज से और जो लॉ के लिहाज से या लीगल सेंस में हम क्या कहेंगे उसके अंदर यही है कि अगर हम हमारा लॉन्ग रिलेशनशिप है, अगर हम लंबे समय तक साथ रह रहे हैं, दैट रिलेशनशिप कैन बी ए लिव इन रिलेशनशिप जो सिमिलर टू मैरिज होना चाहिए। देखिए डीवी एक्ट पास हुआ है, उसके अंदर डोमेस्टिक रिलेशनशिप की डेफिनेशन आई है, उसमें बताया गया है कि डोमेस्टिक रिलेशनशिप किस किस रिलेशनशिप को बोला जाता है। और उसके तहत जो है डीवी एक्ट लाया क्यों गया कि जो वुमेन्स थे उनके साथ बहुत ज्यादा हैरासमेंट उनका होता था, वो बिना शादी के साथ रहने लग जाती थी, लेकिन आगे फिर उनको जो है कहीं ना कहीं जो पार्टनर है वो उन्हें धोखा देके चला जाता था। उस मामले में उनको बेनिफिट्स देने के लिए, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट को लाया गया। अगर दूसरे शब्दों में समझे तो लिव इन रिलेशनशिप इज वन सच कनेक्शन इन विच अ बॉय एंड गर्ल हैव सम रिलेशन बिफोर देयर मैरिज। शादी से पहले बॉय और गर्ल का कोई रिलेशनशिप हो जाता है, एंड इफ दे आर सेटिस्फाइड विद देयर पार्टनर, अगर वो अपने पार्टनर से सेटिस्फाई होते हैं तो वो शादी कर लेते हैं और बी लाइक दैट फॉर ईयर्स और कई सालों तक साथ रह सकते हैं। लिव इन रिलेशनशिप हैंडल्स मैटर्स ऑफ प्री मैरिटल सेक्स, शादी से पहले सेक्स की जो बात है वो लिव इन रिलेशनशिप में आता है। बट दोज कपल हु आर रिमेनिंग मेंटेनिंग रिलेशन डोंट माइंड सस्तीव, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो लंबा रिलेशन चाहते हैं तो इट मे बी पॉसिबल दैट दे हैव नो सेक्सुअल इंटरकोर्स बिफोर द मैरिज, मैरिज से पहले हो सकता है उनके बीच में कोई संबंध भी ना बना हो। ओवरऑल दिस रिलेशन बिल्ड अप हार्मनी बिटवीन द कपल, ये रिलेशन क्या करता है
कपल्स के बीच में हार्मनी क्रिएट करता है, कपल्स के बीच में एक संबंध बनाता है, बट स्पॉइल्स देयर सोशल इन्फ्लुएंस, पर उनके सामाजिक जो प्रभाव है उसको कहीं ना कहीं खत्म कर देता है। सामाजिक प्रभाव को खत्म करने का मतलब है आज भी हमारे समाज में, इंडियन सोसाइटी के अंदर कोई लिव इन रिलेशनशिप में अगर रह रहा है तो उसको माना जाता है कि इमोरल है, अनैतिक है, उनका तो करेक्टर ही नहीं है, पता नहीं क्या क्या कमेंट्स उनको सुनने पड़ते हैं। लेकिन मॉडर्न सोसाइटी में हम वेस्टर्न कल्चर को थोड़ा फॉलो करते जा रहे हैं, तो उससे क्या है कि लिव इन रिलेशनशिप जो है, करंट जो सिस्टम है उसको कुछ हद तक मेंटेन भी करता है। ऐसी नई बात नहीं है कि ये इमोरलिटी पर ही टोटली बेस्ड है। अगर हम इसको आगे देखें तो क्या कहता है कि प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंट एक्ट क्या कहता है लिव इन रिलेशनशिप के बारे में। कह रहा है द लेजिस्लेचर एक्नॉलेज मतलब इस बात को माना है कि लिव इन रिलेशनशिप बाय गिविंग राइट्स एंड प्रोटेक्शन टू दोज फीमेल, उन औरतों को राइट्स देना, प्रोटेक्शन देना हु आर नॉट लीगली मैरिड, जो कानूनी तौर पर शादीशुदा नहीं है, बट दे आर लिविंग विद अ मेल इंडिविजुअल रिलेशन, पर वो एक लिव इन में रह रही है मेल इंडिविजुअल के साथ। लेट्स जूम इट। विच इज इन द आइडिया ऑफ मैरिज, जो ये सोचते हैं कि हम शादी की तरह ही रह रहे हैं और शादी ही हमने समझ लो कर ली है। एडिशनली यकीन टू वाइफ, पर वाइफ को क्या है कई बार उससे काफी कुछ भुगतना पड़ जाता है। वाइफ अपने आप को पत्नी ही मानने लग जाती है, यानी कि जो पार्टनर अपने आप को वाइफ समझने लग जाती है। हाउएवर नॉट इक्विवेलेंट टू वाइफ, पर उसको वाइफ के बराबर नहीं माना गया। सेक्शन 2F जो है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का, वो कहता है कि डोमेस्टिक रिलेशनशिप का मतलब है एक ऐसा रिलेशनशिप बिटवीन टू पर्सन, दो पर्सन रहेंगे, वो क्या है लिव या तो साथ रह रहे हैं या रहे होंगे, कब, एट एनी पॉइंट किसी भी टाइम में टुगेदर रहे हैं, कहां पर, शेयर्ड हाउस होल्ड, उन्होंने घर को एक साथ बांटा है। when they are relating to consanguinity, consanguinity का मतलब होता है कि या तो वो खून के रिलेशन से ब्रदर सिस्टर है, ऐसा कोई रिलेशन है, मैरिज हो गई है उनकी इस वजह से साथ रह रहे हैं, या थ्रू अ रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज, या ऐसे रिलेशन में जो नेचर ऑफ मैरिज है कि बिना शादी के साथ रहना, अडॉप्शन के साथ कोई बच्चा आया है घर में, वो भी उसी घर की छत के नीचे रह रहा है, तो डोमेस्टिक रिलेशनशिप है। और आर फैमिली मेंबर्स लिविंग टुगेदर एज ज्वाइंट फैमिली, या कोई फैमिली मेंबर्स है जो एक साथ ज्वाइंट फैमिली में रह रहे हैं। तो ये तो बात आ गई लिव इन रिलेशनशिप के तहत जो डोमेस्टिक रिलेशनशिप की जो डेफिनेशन है। सेक्शन 2F ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट कहता है, हमारे जो हरियाणा जुडिशरी का जो एग्जाम है उसमें डोमेस्टिक वायलेंस का कंसेप्ट नहीं आता, बट जो राजस्थान जुडिशरी है डोमेस्टिक वायलेंस भी एक एक्ट है, छोटा सा एक्ट है, बड़ा इजी सा एक्ट है, 2 दिन के अंदर एक्ट पूरा हो जाता है, इतना कोई टफ नहीं है, लेकिन उसका जो मेन डेप्थ से उसे समझना भी जरूरी हो जाता है। फिर कहता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और लिव इन रिलेशनशिप का क्या आपस में लिंक है। देखिए अब आप कहोगे कि मैम क्रिमिनल प्रोसीजर कोड क्यों करवा रहे हो, लिव इन रिलेशनशिप से क्या लिंक है इसका। देखिए कोई ज्यादा गहरा लिंक नहीं है, लेकिन सेक्शन 125 जो है वो ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस की बात करता है वाइफ, चिल्ड्रन और पेरेंट्स में। तो क्या इसके अंदर वाइफ में ये लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे कपल जो लेडी है वो आती है। देखिए कह रहे एनी पर्सन हैविंग सफिशिएंट मीन नेग्लेक्ट और रिफ्यूज, कोई भी आदमी जिसके पास अच्छी पैसा है, सफिशिएंट मीन्स है, साधन है, लेकिन वो अपनी वाइफ को क्या कर रहा है, मेंटेन नहीं कर रहा है। किन किन के लिए ये राइट है, हिज वाइफ के लिए, लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट माइनर चाइल्ड, 18 साल से छोटी उम्र के, लेजिटिमेट का मतलब जो लीगल मैरिड शादी से है, या इलेजिटिमेट जो लीगल मैरिड शादी से नहीं है, वॉइड मैरिज से है, जो हम उसमें कर रहे थे हिंदू मैरिज एक्ट में। फिर लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट चाइल्ड है, हालांकि वो मैरिड डॉटर इसमें काउंट नहीं होगी, और अगर उसने 18 साल की उम्र ले ली है तो फिर कहता है कि वेयर सच चाइल्ड इज बाय रीजन ऑफ एनी फिजिकल और मेंटल अबनॉर्मलिटी, फिजिकल शारीरिक तौर पर या मानसिक तौर पर वो अबनॉर्मल है, काम नहीं कर सकता, या इंजरी है उसको कि अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकता, उस मामले में भी मेंटेनेंस मिलेगा। हिज फादर और मदर माता पिता है, उनको भी मेंटेनेंस का राइट है, लेकिन उसके लिए वैसे एक स्पेसिफिक प्रोविजन सीनियर सिटीजन एक्ट आया हुआ है, उसमें क्या स्पेशली एसडीएम को एप्लीकेशन लगा के भी पेरेंट जो है अपने बच्चे से खर्चा ले सकते हैं, मेंटेनेंस ले सकते हैं। फिर कहाँ एप्लीकेशन लगेगी, मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के पास लगेगी। फिर उसके बाद प्रूफ भी देना पड़ेगा कि नेग्लेक्ट हुआ था, उनको ढंग से संभाल नहीं हुई, उनको खर्चा देने से मना कर रहे हैं। और फिर क्या करेंगे, ऑर्डर सच पर्सन टू मेक अ मंथली अलाउंस की, फिर ऑर्डर कर देगा कि मंथली अलाउंस देना है वाइफ को देने के लिए, चाइल्ड को लिए अगर चाइल्ड है तो फादर और मदर के लिए, और वो भी रेट जो भी मजिस्ट्रेट को ठीक लगेगा टाइम टू टाइम डायरेक्ट करेगा। फिर कहता है प्रोवाइडेड दैट द मजिस्ट्रेट में ऑर्डर द फादर ऑफ ए माइनर फीमेल, माइनर फीमेल को भी वो अलाउंस की बात कर सकता है जो क्लोज बी में है, जब तक कि वो 18 साल का ना हो जाए, 18 साल की ना हो जाए। If the magistrate satisfied that, magistrate को ये लगता है कि the husband of such minor female child is if married is not possessed sufficient, वो कब करेगा, जब उसने मान लो माइनर की शादी हुई थी पुराने टाइम में, क्या था अभी भी होती है, चाइल्ड मैरिज हो जाती है, तो उसका जो हस्बैंड अगर उसके पास सफिशिएंट मीन नहीं है, वो सही तरीके से पालन पोषण नहीं करता, उस मामले में जो है कोर्ट वहां पर अलाउ कर देगी। तो इसके आगे जो एक्सप्लेनेशन भी इंपॉर्टेंट है, एक सेकंड वो भी मैं भी आपको अच्छे से डिटेल में करवाती हूँ। फॉर द पर्पज ऑफ दिस चैप्टर, माइनर का मतलब होगा अंडर द प्रोविजन ऑफ इंडियन मेजोरिटी एक्ट का सेक्शन 3 कहता है कि जिसने मेजोरिटी नहीं ली, 18 साल की उम्र नहीं हुई हो। मेजोरिटी का मतलब यहाँ पर कितने साल की उम्र आ जाएगा, यहाँ पर
18 ईयर्स। एज को क्या बोलेंगे? मेजर बोलेंगे। क्यों मेजर है? वो आर्मी का मेजर नहीं है, वैसे मेजर हुआ है। फिर वाइफ के अंदर क्या क्या कौन कौन इंक्लूड हो जाएगा? वाइफ के अंदर इंक्लूड जाएगी वुमन हु हैज बीन डाइवोर्स, डाइवोर्स वुमन भी आएगी। ऑब्टेन अ डाइवोर्स फ्रॉम हस्बैंड एंड नॉट रीमैरिड। सेकंड कंडीशन क्या है कि नॉट रीमैरिड है। अब ये आपको सोचोगे कि मैम ने डोमेस्टिक वायलेंस में इसको क्यों करवाया? खर्चे की बात, देने की बात है, तो फिर इसको करवाने की क्या जरूरत थी? देखिए इसमें सबसे पहली चीज क्या है कि एक जजमेंट है 2016 का पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का, एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है, अजय भारद्वाज वर्सेस ज्योत्सना का केस है। इसमें कोर्ट ने क्या किया कि वाइल डिटरमाइनिंग वेदर लिव इन पार्टनर वुड बी एंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस, की क्या पार्टनर को मेंटेनेंस मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, सेक्शन 125 में। तो बेंच जो था उसमें जयश्री ठाकुर थी, उन्होंने ये रिट्रेट किया था। एक पहले केस आया था 2011 का, चिन्मुनिया वर्सेस वीरेंद्र कुमार सिंह कुशवाहा। इस केस में क्या था कि देखिए अजय भारद्वाज के केस में आगे जो 2-3 केसेस हैं उनको कंसीडर किया गया था, इसलिए मैं इसको करवा रही हूँ। ये लैंडमार्क केसेस हैं। 2011 का एक केस था चिन्मुनिया वर्सेस वीरेंद्र कुमार सिंह कुशवाहा का। उसमें ये बात कही गई थी कि वेयर पार्टनर्स लिव टुगेदर एज हस्बैंड वाइफ, अगर वो हस्बैंड वाइफ की तरह पार्टनर रहते हैं तो एक प्रजम्पशन, एक अनुमान ये माना जाएगा कि हाँ वो शादी उन्होंने कर रखी है। फिर कह रहा है कि इन द इंस्टेंट, इस केस में क्या हुआ कि एज एलिज्ड बाय द रेस्पोंडेंट जो था, शी बिगेन रिजाइडिंग विद द पेटिशनर। 2008 में वो ये ज्योत्सना साथ रहने लगी और 2 बच्चे हुए 2011 में। आफ्टर वाइल उसके बाद क्या हुआ? शी ऑब्टेन अ डिग्री ऑफ डाइवोर्स फ्रॉम हर प्रीवियस हस्बैंड। अब उसने क्या किया? अपने प्रीवियस हस्बैंड से डाइवोर्स भी ले लिया। लेटर ऑन इट वाज रिवील्ड दैट, उसके बाद पता चला कि वह तो शादीशुदा था, पेटिशनर जो थी शादीशुदा थी। पेटिशनर शादीशुदा था जो शिकायत करता था, यानी कि जिसने कंप्लेंट दी। पेटिशनर आर्ग्यूड दैट, पेटिशनर ने ये आर्ग्यू किया कि द क्वेश्चन ऑफ अ वैलिड मैरिज बिटवीन द पार्टीज, कि उन दोनों के जब क्वेश्चन राइज हुआ कि क्या वैलिड मैरिज थी, तो फैमिली कोर्ट ने अवॉर्ड किया था मेंटेनेंस 125 में, ओइंग टू द परमानेंट एलिमनी बाय हर प्रीवियस हस्बैंड। और पहले हस्बैंड से उसे जो है कुछ एलिमनी मिली थी, से एडिक्वेट सोर्स ऑफ इनकम। तो कह रहे हैं कि उसको पहले वाले हस्बैंड से कुछ एलिमनी भी मिली हुई है और उसके पास सोर्स है, वो अपने आप को मेंटेन कर सकती है। 2 बच्चे भी हो गए और पता चला वो शादीशुदा, कहते हो अपने आप को मेंटेन कर सकती है, उसको मेंटेनेंस नहीं देना चाहिए। फिर द कोर्ट ने इस बात को भी रेफर किया कि 2003 में एक रिपोर्ट आई थी, ये रिपोर्ट का नाम याद रखना, मैलीमथ कमेटी रिपोर्ट थी ऑन रिफॉर्म ऑफ जुडिशियल सिस्टम के रिगार्डिंग। तो इसमें शायद 268 के करीब कुछ रिकमेंडेशंस थी इस रिपोर्ट में, मुझे कंफर्म नहीं है, 268 के करीब है, 200 से अबव ही है। विच रेकमेंड, उसमें ये रेकमेंड किया गया था कि जो वाइफ है, जो 125 शुड बी अमेंडेड टू इंक्लूड है, कि जो इस वाइफ वर्ड में अमेंड कर देना चाहिए और ये वर्ड भी इंक्लूड कर देना चाहिए, हु वाज लिविंग विद द मैन लाइक हिज वाइफ, कि जो वाइफ की तरह रह रहा है, वाइफ की तरह रह रही है, उसको भी जो है लंबे समय तक वो रह रही है तो उसको भी वाइफ की कैटेगरी में लाना चाहिए। ये जो है रेकमेंड किया था 2003 की रिपोर्ट में, लेकिन अभी तक इसको अमल में नहीं लाया गया। हालांकि 2005 में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट तो आ गया, लेकिन उसमें भी कुछ डिफरेंस सा है। अप्लाइंग द ग्राउंड, इन ग्राउंड्स को लेकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो इंदिरा शर्मा वर्सेस वीके शर्मा का जो केस था, उसमें भी सेम यही चीज थी। उसमें इंदिरा शर्मा वीके शर्मा के साथ रह रही थी और वो पहले से शादीशुदा था, इसमें भी मेंटेनेंस दिया गया था। तो कोर्ट ने इसको भी कंसीडर किया और ये कहा कि वन लिव इन रिलेशनशिप वुड फॉल विद इन रिलेशनशिप इन द नेचर, अगर मान लो लिव इन रिलेशनशिप पर काफी लंबे समय तक है और उस रिलेशनशिप को आप मैरिज की फॉर्म में ही मानोगे। द बेंच ने ये बात कही कि द फैक्ट दैट, ये बात सही है कि जो ट्विंस हैं, जो बच्चे पैदा हुए थे उस टाइम इन दोनों कपल की यही तो इंटेंशन थी कि वो लंबे समय तक साथ रहेंगे, और दैट कैन एंटाइटल द वुमन टू क्लेम इंटरिम मेंटेनेंस, इसलिए जो है वुमन को इंटरिम मेंटेनेंस दिया जाए, यानी कि फाइनल डिसीजन आने से पहले इंटरिम मेंटेनेंस उसे दिया गया। द कोर्ट अवॉर्डेड, कोर्ट ने अवॉर्ड किया रिड्यूस सम ऑफ मेंटेनेंस टू वुमन इन ऑर्डर टू टाइड और इमीडिएट डिफिकल्टी विदाउट इंटरफेयर। ये कह रहा है कि इसको आप पढ़ लीजिए, जितना ज्यादा लेंथी नहीं है, कि बिना किसी डिफिकल्टी, यानी कि जो मुसीबत के कुछ दिन आएंगे मुश्किल दिनों में, तो बच्चों की केयर के लिए उनको जो कुछ ऑर्डर दिया गया, दैट द फैमिली कोर्ट सीज ऑफ द मैटर, की फैमिली कोर्ट इस मैटर को संभालेगी, एंड आल्सो हैव टू सी रेस्पोंडेंट एनेबल टू मेंटेन, की ये भी देखेगी कि क्या 40 लाख की जो एलिमनी उसको पहले वाले डाइवोर्स से मिली थी, क्या वो उसको ग्रांट हुई भी थी या नहीं हुई थी, ये भी देखा जाएगा। इन केस द रेस्पोंडेंट नॉट एंटाइटल टू मेंटेनेंस, यहाँ जो उसको नॉट एंटाइटल टू मेंटेनेंस कहा गया, उसको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। नेसेसरी डिडक्शंस आर परमिटेड फ्रॉम द अमाउंट्स ऑलरेडी पेड, जो डिडक्शन उसके किए गए थे, जो अमाउंट पहले उसको पे किया गया था उसमें से अमाउंट निकाल दी गई। कहने का मतलब है कि बच्चों को राइट दे दिए गए, उसको खुद को मेंटेनेंस नहीं दिया गया। कारण यही था कि उसको पहले काफी एलिमनी मिली हुई थी, उस एलिमनी के तहत जो है उसके पास इतना कुछ था कि जिसके साथ वो अपने आप को मेंटेन कर सकती थी।
फिर कह रहे कि एविडेंस एक्ट और लिव इन रिलेशनशिप का क्या रोल है। देखिए एविडेंस एक्ट बताता है, उसमें एक सेक्शन 112 है जो प्रेजम्पशन ऑफ लेजिटिमेसी की बात करता है कि बच्चा लेजिटिमेट है या नहीं है। इसमें भी क्या है कि अगर लंबे समय तक कोई शादीशुदा के तरह रहे हैं लिव इन रिलेशन में और उनको कोई बच्चा हो जाता है तो उनको भी लेजिटिमेट ही माना जाएगा। सेक्शन 112 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट जो है वो कहता है रिलेट्स टू द लेजिटिमेट टू ए चाइल्ड बोर्न ड्यूरिंग वेडलॉक, कि उसको लेजिटिमेटी के रिगार्डिंग जो है ये इसमें 112 में एक प्रोविजन है। लॉ ये मानता है कि इफ अ चाइल्ड इज बोर्न ड्यूरिंग द कंटिन्यूस ऑफ वैलिड मैरिज, जब वो वैलिड मैरिज है हस्बैंड और वाइफ के बीच में और विद इन 280 डेज 280 दिन अगर हुए हैं उनकी शादी को डिसॉल्व हुए, मदर जो है अभी भी अनमैरिड है, तो ये माना जाएगा कि जो बच्चा है वो लेजिटिमेट। इट इज कंक्लूसिव प्रूफ है, कंक्लूसिव का प्रूफ है, मतलब ये 100% सही प्रूफ माना गया कि इसको आप रिबट नहीं कर सकते, इसका विरोध नहीं कर सकते। लेकिन ऐसे नहीं है, क्योंकि जजमेंट्स भी आए उसमें कहा गया कि रिबट भी किया जा सकता है। हो सकता है वो अनमैरिड तो है 280 दिन के बाद भी, लेकिन हो सकता है किसी और के साथ रिलेशन हो। द लेजिस्लेटिव स्पिरिट बिहाइंड द सेक्शन 6 टू एस्टैब्लिश एनी चाइल्ड बोर्न, ये कह रहा है कि जो लेजिस्लेटिव स्पिरिट थी इस लॉ को लाने की, क्या 112 आया था इसी वजह से तो आया था कि दैट एनी चाइल्ड बोर्न ड्यूरिंग ए वैलिड मैरिज मस्ट बी लेजिटिमेट। इसी तरीके से जब लिव इन रिलेशनशिप की मैरिज को भी नेचर ऑफ मैरिज माना गया तो उसमें जो उनके बच्चे हैं उनको भी लेजिटिमेट माना गया और 112 वहां पर भी अप्लीकेबल होता है। द लॉ डज नॉट प्रिज्यूम डिसऑनरेबल और इमोरल एक्शन। कोर्ट जो है कहता है कि लॉ ये नहीं मानता कि असम्माननीय और अनैतिक बातें जो है कोर्ट नहीं मानता जब तक कि कंक्लूसिव प्रूफ जो है उसको प्रोड्यूस ना किया जाए, उसको सामने ना लाया जाए। तो देयरफॉर इसलिए कहा गया कि सेक्शन 112 जो पूरी तरह से प्रेजम्पशन ऑफ पब्लिक मॉरलिटी, जो नैतिकता और जो पब्लिक की एक पॉलिसी होती है उस पॉलिसी की तहत पर बेस्ड है और उसी के हिसाब से ये काम करता है। ये तो बात आ गई लिव इन रिलेशनशिप और सेक्शन 112 इंडियन एविडेंस है कि प्रेजम्पशन ऑफ मैरिज के रिगार्डिंग जुडिशियली क्या कहती है वो थोड़ा सा हम और देख लेते हैं। सिंस फ्रॉम द टाइम ऑफ प्रीवी काउंसिल के समय से ही प्रेजम्पशन जो है ये मानी जाने लगी थी कि कपल लिविंग टुगेदर विदाउट गेटिंग लीगली मैरिड हैज बिगन। उस टाइम भी अगर बिना मैरिज के कोई साथ रहता था कपल, उसको भी प्रजम किया जाता था। दिस फैक्ट को पहली बार डायनोहेमी ब्लाहेमी के केस में रखा गया जहां प्रीवी काउंसिल ने ये बात कही। हालांकि इस केस का नाम काफी बड़ा है तो मैंने सिर्फ शॉर्ट में रखा है, केस हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट द फैक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ लिव इन रिलेशनशिप। Where the Privy Council took a stand, the Privy Council ने कहा where a man and a lady are proved to have lived respectively, जब हस्बैंड यानी कि एक आदमी और औरत जो लंबे समय तक स्पाउस की तरह रह रहे हैं, पति पत्नी की तरह रह रहे हैं, तो लॉ विल प्रिज्यूम, रो ये प्रिज्यूम करेगा अनलेस द ऑपोजिट जब तक कोई कंडीशन जो प्रूफ ना लेके आए तब तक ये माना जाएगा कि वो साथ रह रहे थे और एक लेजिटिमेट एक वैलिड मैरिज थी। उसको कंक्यूबाइनेज का मतलब रखैल जो वर्ड पुराने टाइम में यूज होता था, उसी शब्द को रिमूव करने के लिए तो लिव इन रिलेशनशिप को लेके आया गया। पुराने टाइम में क्या होता था कि कोई अगर आदमी किसी औरत को साथ रखता था बिना शादी तो उसको रखैल वर्ड यूज किया जाता था उसके लिए, लेकिन उसी वर्ड को उसी एक अनऑनरेबल सिचुएशन को दूर करने के लिए डीवी एक्ट लाया गया था। This same view was taken in मोहम्मद अली खान वर्सेस मोहम्मद इब्राहिम खान के केस में, जहां पर कोर्ट ने ये बात कही कि दोनों की शादी जो है वो वैलिड है, मैरिज टू बी लेजिटिमेट एज वो द पार्टनर्स लिव टुगेदर, बल्कि वो दोनों स्पाउस की तरह रह रहे थे, कपल की तरह रह रहे थे। अब कह रहे हैं कि लेटर द सुप्रीम कोर्ट इन जजमेंट, बाद में 1978 में एक जजमेंट आया, बद्री प्रसाद डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन लीगल वैलिडिटी दे दी थी 50 साल पुरानी शादी को, इनके पुराने रिश्ते को। बट इन द सेम केस सुप्रीम कोर्ट ने ये बात देखी कि द प्रेजम्पशन वाज रिबटेबल का मतलब कि जो अनुमान लगाया गया था कि हाँ ये वैलिड मैरिज है उसको रिबट किया गया, उसको आगे उसके अगेंस्ट प्रूफ लाए गए, उसे रिबट बोला जाता है। बट हैवी बर्डन लाइज ऑन द पर्सन, पर ये जो बर्डन है, ये जो प्रूफ करने का जो बोझ एक तरीके से किस व्यक्ति पर है, हु सीक्स टू डिप्राइव द रिलेशनशिप, जो उस रिलेशनशिप से वंचित रह रहा था जहां पर कोई मैरिज नहीं हुई थी, उसी के ऊपर ये प्रूफ होगा कि वो साबित करे। लॉ लीन्स इन फेवर ऑफ लेजिटिमेसी, लॉ हमेशा ये कहता है कि लेजिटिमेट है हर एक चीज, बास्टर्ड नहीं है। बास्टर्ड को अगर हिंदी में कमीना शब्द होता है, गिरा हुआ शब्द माना जाता है कि कोर्ट तो यही मानती है कि इनकी शादी जो है वैलिड मानी जाएगी और बच्चा जो है लेजिटिमेट होगा। इवन दो इट मे टेम्प्ट टू प्रिज्यूम द रिलेशन द नेचर, हालांकि ये माना जाएगा कि जो नेचर ऑफ मैरिज का रिलेशनशिप था, सर्टन पैक्युलर सर्कम, कुछ एक ऐसे सर्कमस्टेंसेज है उनमें जो है जो एनफोर्स जो किया गया था कोर्ट ने, तो उसको जो रिबट किया जा सकता है, कोर्ट में रिबट की आप कह सकते हो कि एक राइट मिला हुआ है
कहने का मतलब है कि जो मैरिज है वो वैसे तो वैलिड मैरिज की कैटेगरी में ही समझा जाएगा, लेकिन जो रिलेशनशिप का जो संबंध है, जो मैरिज बनी है, उसे भी कोर्ट कह रहा है कि लंबे टाइम से तो वैलिड होगी जब तक उसको रिपट ना करे। रिपट का मतलब है कोई दूसरा जब तक उसका विरोध ना करे। अगला केस है इन रामदेव फूड प्रोडक्ट्स वर्सेस अरविंद भाई राम भाई पटेल। इसमें क्या है इस केस के अंदर, एक तो ये फर्स्ट लेटर कैपिटल, मुझे बड़ी चिढ़ रहती है जब फर्स्ट लेटर कैपिटल ना हो। तो इस केस में क्या हुआ, कोर्ट ने ऑब्जर्व किया टू पीपल हु आर इन लिव इन रिलेशनशिप विदाउट फॉर्मल, बिना मैरिज के अगर कोई साथ रह रहे हैं, तो ये पहली बार ये बात निकल के आए कि वो क्रिमिनल्स नहीं है। क्या है, उनके ऊपर आप किसी प्रकार का केस नहीं चला सकते, वो क्रिमिनल नहीं है, वो अपनी मर्जी से रह रहे हैं। दिस जजमेंट वन वॉज मेड अप्लीकेबल टू वेरियस, इस जजमेंट को फिर कई केसेस में आगे अप्लाई भी किया गया था। इन मदन मोहन सिंह वर्सेस रजनीकांत केस में क्या हुआ, द कोर्ट ने ये बात कही कि द लिव इन रिलेशनशिप इफ कंटिन्यूड फॉर अ लॉन्ग टाइम, लिव इन रिलेशनशिप अगर लंबे समय तक चलता है, कैन नॉट बी टर्म्ड एज ए वॉक इन एंड वॉक आउट। तो उसे ये नहीं कह सकते कि वॉक इन छोड़ दिया या उसमें रिलेशन में दोबारा आ गया, से आप उसे नहीं कह सकते। एंड दैट देयर इज ए प्रेजम्पशन ऑफ मैरिज, ये माना जाएगा कि वहां पर प्रेजम्पशन ऑफ मैरिज है, किस चीज को, जो लंबे समय तक रहेगा। By this approach of the court, it can be clearly inferred that the court is in favor of treating long-term relationship को मैरिज का रिलेशन मानती है, और ऐसा नहीं कि उस रिलेशन को आप खत्म करोगे या उस रिलेशनशिप को आप नहीं मानोगे। फिर आई द लैंडमार्क केस ऑफ एस खुशबू वर्सेस कन्यामल। इस केस में क्या हुआ था, द सुप्रीम कोर्ट ने यह बात हेल्ड की थी कि एक लिविंग रिलेशनशिप कम्स विद इन द एम्बिट ऑफ राइट टू फ्लाई फॉर अंडर 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कि 21 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर ये फॉल करता है। कोर्ट ने फर्दर कहा कि लिव इन रिलेशनशिप परमिसिबल है, उनको पूरी परमिशन दी गई कि टू मेजर लिविंग टुगेदर है, उनको आप इलीगल नहीं कह सकते। आलोक कुमार का जो केस था उसमें भी यही बात कही गई थी कि लिव इन रिलेशनशिप जो था, और कंप्लेनेंट जो है वो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे पेटिशनर के साथ, हु हैड नॉट इवन डाइवोर्स, उसने अपनी पहली पत्नी को कोई भी तलाक नहीं दिया था और एक बच्चा भी था, तो कंप्लेनेंट ने के भी एक बच्चा है। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि नेचर ऑफ सच रिलेशनशिप जो है वॉक इन वॉक आउट रिलेशन नहीं है, तो किसी प्रकार का लीगल स्ट्रिंग यहाँ नहीं जुड़ा, कानूनी संबंध नहीं जुड़ा हुआ। इट इज ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लिविंग टुगेदर, ये सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट था लिविंग टुगेदर का, जो दूसरे व्यक्ति की कंसेंट से था। दोज हु डू नॉट वांट टू एंटर इनटू सच रिलेशन एंटर इनटू रिलेशन ऑफ मैरिज, जो ऐसे किसी रिलेशनशिप में नहीं है वो लीगल रिलेशनशिप माना जाए। कहने का मतलब है जो पहले से मैरिड है उस रिलेशनशिप को आप लिव इन रिलेशनशिप नहीं मान सकते। फिर कह रहा है कि ब्रोकन बाय द अदर पार्टी, उसमें क्या अपनी मर्जी से कोई भी पार्टी छोड़ सकती है। थस पीपल हु चूज टू हैव लिव इन रिलेशनशिप कैन नॉट लेटर कंप्लेन, बाद में वो ये नहीं कह सकते कि उसने मेरी जो है बलात्कार किया या उसने मेरे साथ कुछ इनफेडिलिटी किया, मेरा कुछ मेरे साथ कुछ गलत बिहेव किया, ऐसा नहीं कहा जा सकता। इन इंदिरा शर्मा वर्सेस वी के वी शर्मा केस में क्या हुआ था, व्हेन द वुमन इज अवेयर ऑफ द फैक्ट, जहां पर औरत ये जानती थी कि आदमी जो है शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे भी है, उसको कहा गया कि उसको किसी प्रकार का इज नॉट एंटाइटल, उसको अधिकार नहीं है, कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। एंड ऑल्सो टू दोज हु एंटर इनटू नेचर ऑफ मैरिज एज पर, और कहता है कि ऐसे रिलेशनशिप को नेचर ऑफ मैरिज जो है नहीं माना जा सकता। फिर कह रहा है कि बट इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट ने महसूस भी किया कि अगर उसको डिनायल कर दिया जाएगा तो वो एक ग्रेट इनजस्टिस होगा, अन्याय होगा उस फीमेल के साथ। देयरफॉर सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को एम्फेसाइज किया, इस बात पे बल दिया कि एक ग्रेट नीड है कि डोमेस्टिक रिलेशनशिप की जो एक्सटेंड किया जाए, और कोर्ट ने इसमें डोमेस्टिक रिलेशनशिप को एक्सटेंड किया। और इसमें इलीगल रिलेशनशिप में जो विक्टिम पुअर है, इलिटरेट है, और उनकी अगर बच्चा हो गया उस रिलेशनशिप और सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, उस मामले में कोर्ट मेंटेनेंस भी दे सकती है। फर्दर सुप्रीम कोर्ट ने रिक्वेस्ट किया पार्लियामेंट को कि कुछ एक नया लेजिस्लेशन, नया कानून लेके आए जिसमें कुछ गाइडलाइंस हो जाए कि अगर विक्टिम को ऐसी कुछ कंडीशन होती है तो विक्टिम उसमें क्या करे। तो ये कुछ मैटर इसके अंदर निकल के आया। फिर गाइडलाइंस क्या दी गई कि ड्यूरेशन ऑफ पीरियड देखा गया कि अगर मान लो रीजनेबल पीरियड है तो वो क्या माना जाएगा, लिव इन रिलेशनशिप माना जाएगा। 2F जो है डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में ये कहता है। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम जो वर्ड है उसको एक्सप्लेन किया गया था। फिर कह रहे हैं शेयर्ड हाउस होल्ड जो है 2S में जो दिया गया है उसका वही मीनिंग है कि अगर शेयर्ड हाउस होल्ड में किसी भी टाइम में साथ रहे हों। पूलिंग ऑफ रिसोर्स एंड फाइनेंशियल अरेंजमेंट, अगर मान लो ईच अदर को फाइनेंशियली सपोर्ट दे रहे थे, इमूवेबल प्रॉपर्टी एक साथ एक्वायर कर रहे थे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट चल रहा था, तो उस टाइप को जो है इंपॉर्टेंट फैक्टर माना जाएगा। डोमेस्टिक अरेंजमेंट का मतलब है कि जब वो साथ में रह रही है, वो घर के सारे काम कर रही है, हाउस होल्ड एक्टिविटीज कर रही है, मेंटेनिंग पूरे घर को संभाल रही है, वो उसका मतलब भी यही है कि वो लिव इन रिलेशनशिप को नेचर ऑफ मैरिज आप मानोगे। सेक्सुअल रिलेशनशिप है और सिर्फ खुशी के लिए नहीं बल्कि उन दोनों के बीच में इमोशनल अटैचमेंट भी है, तो उसको भी क्या मानोगे आप, इमोशनल सपोर्ट जो है वो भी लिव इन रिलेशनशिप माना जाएगा।
हैविंग चिल्ड्रन जो है वो भी एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि उनका रिलेशन जो है लंबा चलने के लिए था, तो उसको भी आप लिव इन रिलेशनशिप की कैटेगरी में लेके आओगे। सोशलाइजेशन, अगर पब्लिक में जाके वो कहता है कि ये मेरी वाइफ है, तो उस मामले में भी आप उसे लिव इन रिलेशनशिप की कैटेगरी में रखोगे। इंटेंशन है कि वो दोनों साथ ही रहना चाहते थे, तो उस मामले में रिस्पेक्टिव रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं, तो लिव इन रिलेशनशिप ही माना जाएगा। फिर बाद में एक जजमेंट आया धनुलाल वर्सेस गणेश राम, 2015 का केस था। इसमें क्या है कि ये बात कही गई कि सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि कपल लिविंग इन रिलेशनशिप विल बी प्रेज्यूम लीगली मैरिड माना जाएगा। द बेंच आल्सो एडेड दैट वुमन इन रिलेशनशिप वुड बी एलिजिबल टू इनहेरिट द प्रॉपर्टी, कि जो वुमन है लिव इन रिलेशनशिप में वो बाद में प्रॉपर्टी की हकदार भी है। तो ये बात भी धनुलाल गणेश राम के केस में किया गया। फिर लीगल स्टेटस क्या होगा अगर जो बच्चे इनसे पैदा होते हैं, तो इन एसपीएस वर्सेस बाला सुब्रमण्यम वर्सेस सुरत्यम के केस में कहा गया कि इफ अ मैन एंड वुमन आर लिविंग अंडर द सेम रूफ और कुछ सालों तक रहते हैं, तो ये माना जाएगा कि वो हस्बैंड वाइफ और उनके बच्चे जो हैं लेजिटिमेट होंगे, नॉट बी इलेजिटिमेट। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, उनको आप इलेजिटिमेट नहीं कह सकते। फर्दर द कोर्ट इंटरप्रेटेड द स्टेटस एंड लेजिस्लेशन ऑफ एन एक्सटेंट दैट इट शोज कंफर्मिटी फ्रॉम आर्टिकल 39F से अगर हम देखें तो ये निकल के आता है कि चिल्ड्रन को भी अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए। किस प्रकार की, कि एडेक्यूट अपॉर्चुनिटी, जिससे वो प्रॉपर तरीके से उनके जो राइट्स है उनको सेफगार्ड किया जा सके। फिर एक और केस हुआ तुलसा वर्सेस दुर्गातिया के केस में, उसने भी कहा कि चाइल्ड बोर्न आउट इन सच रिलेशनशिप नो लॉन्गर भी इनसे इलेजिटिमेट नहीं बोला जाएगा। द इम्पोर्टेंट प्री कंडीशन फॉर द सेम शुड बी दैट पेरेंट्स मस्ट हैव लिव्ड वन रूफ, और साथ में कोहेबिट कर रहे हैं। कोहेबिट का मतलब है साथ रह रहे हैं और सारे रिलेशनशिप अच्छे से निभा रहे हैं। वॉक इन वॉक आउट का रिलेशन नहीं होना चाहिए। फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक और केस में कहा कि चाइल्ड बोर्न आउट ऑफ लिव इन रिलेशनशिप में बी अलाउड, उन्हें प्रॉपर्टी का राइट मिल सकता है पेरेंट्स से, और अगर वो लॉगी में लेजिटिमेसी है तो 16 सेक्शन हिंदू मैरिज एक्ट कहता है कि वो लेजिटिमेट है तो उनको राइट मिलेगा। फिर कोर्ट कहता है कि वी हैव सीन दैट, हमने देखा कि इंडियन जुडिशरी जो है जब स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है तो उसके रिगार्डिंग जो उसको बच्चे को जो है नो चाइल्ड इज बास्टर्डाइज्ड, किसी भी बच्चे को आप नाजायज नहीं कह सकते, उसमें उसका किसी प्रकार का कोई फॉल्ट नहीं है। फिर रेवन सिद्धम्मा वर्की मल्लिकार्जुन, ये सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे केसेस के नाम आपको नहीं रटे, मैं बता दूंगी कौन कौन सी केस इंपॉर्टेंट है, उनको मैं टिक करवा दूंगी। इसमें कहा गया कि रेस्पेक्टिव ऑफ द रिलेशन बिटवीन द पार्टनर्स, पेरेंट चाइल्ड जो है उसको इंडिपेंडेंटली रिलेशन जो है पेरेंट के साथ देखा जाएगा, और ये साफ तौर पर है कि ऐसा रिलेशनशिप में जो चाइल्ड जो है वो इनोसेंट होता है और उसको सारे राइट्स मिलेंगे और प्रिविलेजेस मिलेंगे जो है उनको मिलने चाहिए, जो 16(3) को ही कहते हैं कि अमेंड कर देना चाहिए। इसके रिगार्डिंग एक कंसेप्ट और है जो भी मैं आपको साथ में ऐड करवाती हूँ। वो कंसेप्ट जो है वो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि उस कंसेप्ट में एक इंपॉर्टेंट केस है, वो केस मैं इसमें मेंशन करना भूल गई, मेरे माइंड से स्लिप हो गया, वो भी मैं आपको अभी जो है साथ में करवाऊंगी। आप जो है इसको नोट कीजिए, साथ में वो दूसरा जो कंसेप्ट है केस जो मैं भूल चुकी हूँ, मैंने इस पे नोट नहीं किया, तो उसको भी साथ में वीडियो बना के मैं इसके साथ ही अटैच कर दूं। इसमें एक इंपॉर्टेंट केस ऑलरेडी वैल्यू स्वामी वर्सेस डी पेचियमल का। इस केस में क्या था, द जजमेंट डिटरमाइंड सर्टेन प्री रिक्वेस्ट, कुछ एक कंडीशंस बता दी जजमेंट में। इसमें क्या कंडीशंस थी, वो कंडीशंस थी कि सबसे पहली चीज नॉर्मली आप देख लीजिए कि शादी के लिए जो उम्र होती है वो वैलिड होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि 18 साल की उसकी उम्र पूरी होनी चाहिए। फिर जैसे इसके अंदर कुछ एक कंडीशन जो वैलिड मैरिज की थी वो सारी कंडीशन बताई। पहला तो है कि द कपल मस्ट हैव themselves out society must be legal age. First point is legal age, qualified to enter into a legal marriage including, कह रहा है कि वो अनमैरिड भी होने चाहिए। पहली कंडीशन क्या होगी, लीगल एज होनी चाहिए, सेकंड अनमैरिड होनी चाहिए। इट वाज स्टेटेड दैट द कपल मस्ट हैव वॉलंटरली कोहैबिट, वॉलंटरली जो कंडीशन है 5 क्लॉज 2 की हिंदू मैरिज एक्ट की, वॉलंटरली फ्री कंसेंट होनी चाहिए। आउट ऑफ द वर्ड हैज बीन अकीड टू साइंटिफिक पीरियड, और लंबे समय तक उन्होंने साथ रहा हो। The court held that not all relationship will amount to relationship in the nature of marriage, कि सारे के सारे relationship आप nature of marriage नहीं कहेंगे, and get the benefit of domestic violence act का सारा benefit उन्हें नहीं मिलेगा। It further clarified that if a man keep woman as a servant, कह रहे हैं कि अगर एक औरत को कोई आदमी नौकर की तरह रखता है और फाइनेंशियली उसको कुछ फायदा देता है और उसके बदले में सेक्सुअल संबंध बनाता है, सच रिलेशनशिप वुड नॉट बी कंसिडर्ड ए मैरिज, उसे मैरिज नहीं कहा जाएगा कोर्ट ऑफ लॉ में। Therefore, to get such benefits, the conditions mentioned by the court must be satisfied. जो कंडीशन है वो must be satisfied by the court होनी चाहिए। तो ये चीज इसमें कही गई थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको करना। और एक बार से मैं सारा का सारा बता भी देती हूँ, दोबारा से इसको रिवाइज कर देती हूँ क्योंकि पीडीएफ चेंज हो चुकी है। फिर आप कहोगे कि मैम आपने मार्क किया हुआ वो तो पीडीएफ हमें मिली नहीं है। चलिए मैं इंपॉर्टेंट केसेस को भी टिक कर देती हूँ और पीडीएफ में भी थोड़े से चेंजेस मैं
कर देती हूँ, जिससे क्या है कि फटाफट आपके लिए एग्जाम में पढ़ना भी इजी हो जाएगा, कोई इश्यू भी अराइज नहीं होने वाला। सबसे पहली चीज की अरेंजमेंट होता है, ये तो अब नॉर्मल है, कोई इसमें करने वाली बात नहीं है। रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, किस किस से जुड़ा होना चाहिए, मेन पॉइंट थे ये, इनको इंपॉर्टेंट है वो आपको करना है। फिर ये 125 का कंसेप्ट है वो आप देख सकते हो, बाद में भी मैं करवाऊंगी जब। फिर ये एक लैंडमार्क केस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना है हमें। एक चिनमनिया वाला केस इंपॉर्टेंट है, इसको हमने डिस्कस करना है। और फिर इसके अंदर आया था वाइफ वर्ड को अमेंडेड करने की बात की गई थी इस मीटिंग, इस मैलेमथ कमेटी के द्वारा, ये बात इसमें कही गई है। इंदिरा शर्मा के केस भी इंपॉर्टेंट केस है, इसको भी हमें माइंड में रखना है। फिर एविडेंस एक्ट में प्रेजम्पशन की बात कही गई थी, वो भी इंपॉर्टेंट है। फिर जुडिशियल रिस्पांस में प्रीवी काउंसिल का ये केस है, केस का नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपने इसको रीड करना है, गो थ्रू करना है एक बार। फिर इसके अंदर है, आगे इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, इसमें ये इस केस में ये बात कही गई थी कि प्रिज्यूम कर लेंगे, लेकिन कुछ एक सर्कमस्टेंसेस में अगर मान लो रिबट हो जाता है तो उसको रिबर्शन माना जाएगा। फिर इसमें रामदेव वाले केस में ये बात कही गई थी कि मैरिज आर नॉट फॉर्मल मैरिज रिलेशनशिप विदाउट फॉर्मल मैरिज क्रिमिनल ऑफेंडर्स वो नहीं है। फिर कहते हैं कि अगर कोई रिलेशन कंटिन्यूड है, लॉन्ग टाइम वॉक इन वॉक आउट रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए और प्रजम्पशन मानी जाएगी। फिर एस खुशबू के केस में ये बात कही कि राइट टू लाइफ के अंदर जो ये फॉल करता है और परमिसेबल है कि वो लंबे समय तक रह रहे हैं, तो इसका मतलब वो इलीगल नहीं है। और लोक कुमार के केस में ये बात कही गई कि प्रीवियस वाइफ को डाइवोर्स नहीं दिया, फिर भी जो है एक रिलेशनशिप बनता है, और रिलेशनशिप का अगर लीगल बॉन्ड है तो उस मामले में भी बच्चे को जो है राइट मिलता है, बच्चे का मेंटेनेंस की बात की जाती है। फिर ये वीके रिलेशनशिप में ये बात कहेगी कि डोमेस्टिक रिलेशनशिप के लिए कुछ गाइडलाइंस दी गई, ड्यूरेशन क्या होना चाहिए, शेयर हाउस होल्ड की बात की गई, रिसोर्सेज की बात की गई, इसके अंदर डोमेस्टिक अरेंजमेंट्स की बात की गई। फिर कहा गया सेक्सुअल रिलेशनशिप अगर होता है लंबे समय तक बट इमोशनल अटैचमेंट भी होना चाहिए, चिल्ड्रन है उसके रिगार्डिंग में इंपॉर्टेंट फैक्ट बोला गया। सोशलाइजेशन समाज में कहता है कि मेरी वाइफ है तो अभी वो क्या माना जाएगा, रिलेशन माना जाएगा, इंटेंशन भी होनी चाहिए दोनों का। अब एक लैंडमार्क केस 2015 में आया था, इंपॉर्टेंट केस है, धनुलाल के केस में कहा गया कि बच्चों को जो राइट भी होगा प्रॉपर्टी वगैरह से, जो भी है इनहेरिट भी करेंगे। लीगल स्टेटस क्या है इन बच्चों का, सबसे पहली चीज की वो जो है अंडर सेक्शन 112 ऑफ एविडेंस माना जाएगा, प्रेजम्पशन लिए जाएगी। 112 है यहाँ पर, ये गलतियां हो ही जाती है कितना भी कर लो। 112 इसको मैं फिर टाइप ही कर देती हूँ, कोई इश्यू ही ना रहे। सेक्शन 11 ये प्रेजम्पशन की बात की गई है। जो आपके माइंड में रह जाए किस लिए लिखवाया गया था, ये जो है क्या है, एक तरीके से ये इसमें गलती है। ये हो गया इतना हमारा। उसके बाद अगला केस है इसमें कि उसको जो है तुलसा के केस में कही गई कि इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि पेरेंट्स को जो है साथ में रह रहे हैं और कोहैबिट हो रहा है, वॉक इन वॉक आउट का रिलेशन नहीं होना चाहिए, यही चीज हर जगह निकल के आएगी। भ्रता मत्ता में केस में कहा गया कि जो इनहेरिट करेगा और उनको इनहेरिट करवाया जाएगा प्रॉपर्टी, वही चीज है। ये केस इतना इंपॉर्टेंट नहीं, पर कहता है कि रिलेशनशिप जो है उसमें इनोसेंट है बच्चा, उसकी क्या आप कहते हो कि उसमें किसी प्रकार का क्या फॉल्ट है, तो कहते हैं कि 16(3) में कुछ अमेंडमेंट होनी चाहिए। डी वेला स्वामी का केस मैं आपको कह ही चुकी हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, तो ये आपने करना है। तो दोबारा से मैं टिक कर देती हूँ आपको, फर्स्ट इंपॉर्टेंट केस। चलो इतना तो बच्चे तो हो नहीं आप। तो आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट होता रहता है, बड़े स्ट्रगल के बाद आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ है, क्योंकि बीच में कभी कुछ मिसिंग हो गया, कभी कुछ मिसिंग हो गया, एक केस लिखना मैं भूल गई, क्या करें, भागा दौड़ी इतनी रहती है, टाइम होता नहीं है, फटाफट मुझे लेक्चर तैयार करना होता है, पीडीएफ तैयार करनी होती है। अगर मुझे डायरेक्ट वर्ड पे करवाना होना कोई इश्यू नहीं है, डायरेक्ट उठाया फटाफट पढ़ा दिया, लेकिन क्या है कि उससे कुछ एक टॉपिक है ये डायरेक्ट नहीं करवाए जा सकते, इनमें नोट्स भी जरूरी होता है। तो उस मामले में मुझे लगा कि नोट्स बनाने चाहिए। चलो थोड़ा सा मेरा हार्डवर्क है, बट आपके लिए काफी बेनिफिशियल हो जाएगा। ऑनलाइन कोचिंग का ये अच्छा सिस्टम है, जो फ्री कोचिंग आपको मिल रही है, मैं डिटेल में करवा रही हूँ। अदरवाइज मेरा कोई खुद का कोई कोचिंग चैनल नहीं है, अलग से पेड कोई कोर्स नहीं है, मेरा कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है, तो मुझे जो सारा का सारा मैनेज जो है यूट्यूब पर ही करनी होती है। और आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा है तो आज मेरे आज के लेक्चर को आप लाइक कीजिए
और अगर आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं और आपको लगता है कि चैनल ये जो वीडियोज आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वायर आइकन पर क्लिक कर दीजिए और फर्दर जैसे ही जो नोटिफिकेशन आएगी सबसे पहले आपको मिल जाएगी। फार्मर एजुकेशन का मैटर चल रहा है, जो है रिज्यूम कर दी गई है जो नेट की सर्विसेज हैं, बट कुछ भी नहीं कहा जा सकता आगे क्या कुछ घटित होगा, पर हमें तो अपनी प्रिपरेशन में लगे ही रहना। आप भी अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए। कोरोना के इस काल में अपने अपने फैमिली मेंबर्स का, अपने नेबरहुड का ध्यान रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।